Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. Myself अशोक सिंह यादव and this is EVA. इससे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख चुके हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस एलिमेंट से बनी होती है। बेसिकली इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो एलिमेंट से बना हुआ है। तो पहले हमको एलिमेंट्स देखने थे, तो हमने एलिमेंट्स देख लिए कि और वो क्या रोल प्ले करते हैं। और आज हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो जब भी एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं तो सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, और बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये एसेंशियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इनकी बायोकेमिस्ट्री समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप क्या रोल प्ले करते हैं, तब हम बायोमॉलिक्यूल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं किसी लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको बेहतर समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम देखेंगे। बेसिकली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमेंट से बना होता है। तो अगर हम व्हाट इज लाइफ इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो हमको पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में तो जानना चाहिए। तो इसलिए हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। सिर्फ एक इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम जान के पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना लेते हैं। तो और जैसे ही वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं और उनका क्या रोल है। अब हम सबसे बेसिक एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। जनरली कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। और केमिकल बॉन्ड, पेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोई भी बायोमॉलिक्यूल है, लॉन्ग चेन हो, उसके अंदर ये बॉन्ड जो है बड़ा रोल प्ले करता है। इसको समझने के लिए हम हाइड्रोजन के दो एटम हैं, आपस में वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और दोनों को अपना आउटर सेल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बनता है उनके बीच। और ये बॉन्ड जो होता है शेयरिंग से बनता है। और अगर हम देखेंगे कि बेसिकली जो बॉन्ड बनता है वो एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना चाहते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इसको ऐसा समझें कि किसी एलिमेंट की या उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसके पास कितनी पावर है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर दोनों एलिमेंट या उससे अधिक भी एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट्स के बीच अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो उसमें कोई पोलैरिटी नहीं आती है बॉन्ड में, और वो इक्वली शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसका अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट
सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। सॉरी, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब तक मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम सेम है, पोलैरिटी नहीं आती है। और यही इसके उलट अगर हम वाटर में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस वजह से एक और जो बॉन्ड बनता है उसमें पोलैरिटी होती है और इस पोलैरिटी के कारण जो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और वो दोनों मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे को पोलैरिटी के कारण अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये या फास्फोरस, ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और इस बीच में अगर ये हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इनकी बॉन्ड में पोलैरिटी आती है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो क्या रोल प्ले करता है इसको हम समझेंगे। तो केमिकल स्ट्रक्चर या बॉन्ड हम समझे कि कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या रोल प्ले करता है, कोई भी बायोमॉलिक्यूल हो, आप लिपिड की बात कर लें, जो लॉन्ग चेन्स है, प्रोटीन की बात कर लें तो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं वो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है। लेकिन बाकी जो पूरा स्केलेटन है, पेप्टाइड बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हालांकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड्स कैरेक्टर आ जाता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे जब प्रोटीन के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसी तरह से कोई भी बायोमॉलिक्यूल उसमें कार्बन का स्केलेटन होता है, सारे कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये स्कैफोल्ड तैयार कर देता है किसी भी बायोमॉलिक्यूल के लिए। आप चाहे इसमें न्यूक्लिक एसिड्स में देख लें, चाहे लिपिड्स में देख लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स में देख लें। इसके बिना कोई भी मॉलिक्यूल की जब स्कैफोल्ड नहीं है, एक उसको आउटर स्ट्रक्चर ये देते हैं किसी भी बायोमॉलिक्यूल को, कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसी तरह से आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्युबिलिटी में मदद करता है और इसके बारे में हमने वाटर मॉलिक्यूल को समझ के पहले लेक्चर में भी समझा है कि किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाइटल रोल प्ले करता है एज अ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अच्छा सॉल्वेंट है और इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चरों में समझ चुके हैं। बेसिकली अगर आप बात करें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनता है। बेसिकली जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अगर ट्रांसफर की बात करें कि कोई डोनर है, कोई एक्सेप्टर है, इस तरह से भी बॉन्ड बन सकता है और वो बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कॉमन सॉल्ट को देख लें, इसमें सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटायन बन जाता है। बेसिकली केटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेता है क्लोरीन और वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है एनायन। तो एनायन और केटायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण अट्रैक्शन होता है और इन बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखा जाए तो केमिकली देखा जाए केमिस्ट्री में तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो अधिक स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन ये जो आयनिक कैरेक्टर है इनका, अगर वाटर में, अगर लाइफ में हम बात कर चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म और लिविंग सेल के अंदर वाटर का कंटेंट अधिक होता है, वो सॉल्वेंट की तरह है। तो ये आयनिक फॉर्म में आते हैं और ये कम स्ट्रांग होते हैं
कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले। तो एज अ सॉल्वेंट वाटर में देखा जाए तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड अपने स्ट्रांगनेस को और अधिक बढ़ा लेते हैं। तो यस, आयनिक बॉन्ड की भी का भी महत्व है, लेकिन अगर हम डिग्री ऑफ स्ट्रांगनेस की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा रोल प्ले कर रहा है आयनिक बॉन्ड से, एज अ स्ट्रांग कंटेंडर है वो। अच्छा, इसके आगे और भी तरह के बॉन्ड होते हैं, जैसे वॉन्डरवॉल बॉन्ड। वॉन्डरवॉल बॉन्ड में अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें या किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जगह नहीं है। उसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी ऑर्बिटल में उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां पाया जा सकता है। इसके वजह से भी इलेक्ट्रॉन कभी अपनी किसी जगह पे, कभी अलग जगह पे। इसके कारण भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर अलग अलग जगह शिफ्ट हो रहा है, तो इसके कारण भी पोलैरिटी आ जाती है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये पोलैरिटी आ जाती है और अट्रैक्शन होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई सीरीज है और उसमें लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये बॉन्ड सर्टेन बनते हैं, फिर लूज हो जाते हैं, फिर बनते हैं। लेकिन ये बहुत जो वो है वॉन्डरवॉल बॉन्ड जो है, बेसिकली देखा जाए तो अगर केमिकल नेचर के हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे कम स्ट्रांग है, लेकिन ये इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता है, इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, इस वजह से ये कलेक्टिवली काफी अच्छा बड़ा रोल प्ले कर देते हैं किसी बायोमॉलिक्यूल के लिए। आगे भी हम चलते रहेंगे तो ये देखेंगे कि कोई बायोमॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये तो आपस में एलिमेंट्स कैसे जुड़ते हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं, बॉन्ड्स भी असर डालते हैं। इसके अलावा आप देख ही रहेंगे कार्बन स्केलेटन है, उसके अंदर आपने समझा कि कोई स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, बायोमॉलिक्यूल आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं बायोमॉलिक्यूल के एलिमेंट्स, लेकिन ये आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहले जो वाइटल रोल प्ले करता है वो आपके फंक्शनल ग्रुप वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए अगर आपने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया कि आपके पास कोई इंसेक्ट का एग्जांपल ले लिए, तो वो सब कुछ उसका, और उसको आप किसी कवर से ढक दें, या कि कोई इंसेक्ट है और वो किसी कवर से ढका हुआ है, तो आपको ऐसा फीलिंग है कि कोई लिविंग थिंग है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी आईज है, उसके पास एंटीना है, वो अपना फंक्शन कैसे प्ले करते हैं ये नहीं समझ में आएगा, वो कैसे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए जस्ट उनके पास सेंस ऑर्गन है। इसी तरह से बायोमॉलिक्यूल भी है, वो आपस में चारों तरफ जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए उनके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे अल्कोहल की बात करते हैं या हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप की बात करते हैं, तो वाटर में अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अगर एक एग्जांपल लें हम कि अल्कोहलिक ग्रुप, तो दो जो आपस में शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बने, उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। अगर हम दूसरा ग्रुप की बात करें कार्बोक्सी ग्रुप की, तो ये कार्बोक्सी ग्रुप आपको एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, C+OH ये एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। ये सॉल्वेंट में हाइड्रोजन इससे रिलीज हो जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, हाइड्रोफोबिसिटी देता है और एसिडिक नेचर देता है, जिसके पास भी ये है। इसी तरह से अमाइन ग्रुप NH2, एक हाइड्रोजन, ये सॉल्वेंट होता है तो एक हाइड्रोजन लेके ये पॉजिटिव चार्ज
और बेसिक नेचर देता है। तो आप अगर ये बात देखेंगे कि किसी के पास अमाइन ग्रुप है या चार्ज ग्रुप है या पोलैरिटी है, तो वाटर सॉल्वेंट में वो हाइड्रोफिलिक तरह से बिहेव करेगा। इसको समझने के लिए हम लिपिड मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं। फॉस्फेट ग्रुप, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अगर फंक्शनल ग्रुप किसी भी बायोमॉलिक्यूल को दे देता है तो वो वाटर लविंग हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है। अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप नॉन पोलर है, कार्बन स्केलेटन को बनाता है। तो आपके टेल वाला एरिया जो होता है किसी भी लिपिड का एल्काइल ग्रुप से बना होता है। ये उसको हाइड्रोफोबिक नेचर देता है। तो एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर देता है। और भी इसके काम है, जैसे कि डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है। तो इन फंक्शनल ग्रुप का किस तरह से कोई बायोमॉलिक्यूल बिहेव करेगा, किस तरह से वो इंटरेक्ट करेगा, इन सब पे इनका बड़ा रोल है। तो हमको फंक्शनल ग्रुप ही, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है और वहां पे फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो पोलर है तो, या चार्ज है तो वो अपोजिट चार्ज से या पोलैरिटी के हिसाब से एक्टिव साइट्स होते हैं, इस हिसाब से वो इंटरेक्ट करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप उसको उसकी केमिकल नेचर में वो किस तरह से बिहेव करेगा वो देते हैं। आगे जब हम और डिटेल में देखेंगे कि इनका क्या रोल है और अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये बेसिक बातें हैं जो कि किसी भी बायोमॉलिक्यूल को समझने के लिए कि उसने क्या बिहेव किया, उसने क्या स्ट्रक्चर बनाया, ये हमको जानना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ये सब बातें समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने आगे चल के इन बायोमॉलिक्यूल को किस तरह से वो आगे इंटरेक्ट करेंगे इनको समझना है, तो इनके बॉन्ड्स को, इनके फंक्शनल ग्रुप को हमको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन है, उसके बारे में हम समझें तो उसमें जो हमने बॉन्ड्स बताया, जो फंक्शनल ग्रुप बताया, उसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि उनका स्ट्रक्चर है क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन तक को ये लोग डिसाइड कर देते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो हम ये देखें कि प्रोटीन है। तो प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, और एक अमीनो एसिड में आपका कार्बोक्सी ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है। जो कार्बोक्सी ग्रुप और अमाइनो ग्रुप होता है किसी भी अमीनो एसिड को एम्फोटेरिक नेचर देता है, यानी कि एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर है, तो एम्फोटेरिक नेचर देता है। और इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। एक का कार्बोक्सी ग्रुप, एक का अमाइड ग्रुप आपस में जुड़ता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली कोई प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड होती है, यानी कि अमीनो एसिड की चेन होती है। और टेक्निकल बातें हम करेंगे आगे की वीडियो में इसके बारे में, लेकिन आज जो हम बेसिक बात समझ रहे हैं कि इन बॉन्ड्स का और इन फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है। तो देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप आपस में अगर नहीं होते तो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड नहीं बनता। तो लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड चेन, और ये फंक्शनल ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर दे रहा है कि जो प्रोटीन है। इसके बाद आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं किसके बीच में, कार्बोक्सी ग्रुप और अमाइन ग्रुप की वजह से, उसको हेलिकल स्ट्रक्चर दे देते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर दे देते हैं। और आगे चल के इसके वजह से बीटा प्लेट्स भी बन जाती हैं। दो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, अगर वो लीनियर है और
आपस में इनके अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो बीटा प्लेट स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेट, इसको हम समझेंगे। ये स्ट्रक्चर्स प्रोटीन को उसका स्ट्रक्चर देता है, और बेसिकली जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो किस तरह से फोल्ड हो रही है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, यहां तक वो किस तरह का स्ट्रक्चर है वो डिसाइड कर रहा है। और अगर आप देखते हैं कि कोई भी बायोमोलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसका फंक्शन बदल जाता है। उसके स्ट्रक्चर, जैसे एक्टिव साइट अगर उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो उसका सबस्ट्रेट उससे नहीं जुड़ पाएगा, तो ये स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन जो ग्रुप होते हैं वो एक्टिव साइट्स पे होते हैं, जिसके कारण कि दूसरे मॉलिक्यूल उससे इंटरैक्ट कर पाए। लेट्स से कि कोई रिसेप्टर है आपके सेल के मेम्ब्रेन पे, तो रिसेप्टर किस तरह से जुड़ेगा और उसके बाद सर्टेन इंटरेक्शन के बाद वो वहां से हट भी जाना चाहिए। तो बहुत से पॉइजन ऐसे भी होते हैं कि रिसेप्टर पे जुड़ जाते हैं और वो उससे अलग नहीं हो पाते। तो इस तरह का इंटरेक्शन फंक्शनल ग्रुप देते हैं, जस्ट लॉक की मैकेनिज्म और मेक शिफ्ट की, उसके बाद वो परमानेंटली उससे न जुड़ा है, हट जाए रिसेप्टर से। तो इन बातों को समझने के लिए बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इनका इंपॉर्टेंस है। आगे चल के हम कोई एक एंजाइम या स्पेसिफिक एंजाइम्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आगे भी हम समझेंगे। ये बेसिक बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों को ये बेसिक पता होना चाहिए। जस्ट अगर आप मान लीजिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है डीएनए सीक्वेंसिंग में, या अब हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं डीएनए की क्लीवेज के बाद, एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज के बाद, तो जब जेल पे हम रन करते हैं तो फॉस्फेट के जो चार्ज है उसको अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ले जाता है। तो पीएच, किस पीएच में वो किस तरह से बिहेव करेंगे अमीनो एसिड, ये भी फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। अल्कोहल में और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो उनकी सोल्युबिलिटी पे और पॉलीमराइजेशन में मदद करते हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो याद करने पे अधिक जोर देते हैं, लेकिन ये छोटी बातें जो कि हमको पता होनी चाहिए कि बॉन्ड्स भी रोल प्ले कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप भी रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि तब जाके आपको किसी बायोमोलिक्यूल के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और आपके पेप्टाइड बॉन्ड किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने में अगर बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद आगे चल के हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शन, टर्सरी स्ट्रक्चर्स इनको देती है किसी भी प्रोटीन को। इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें कई पॉलीपेप्टाइड मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये एक बेसिक बात है बायोमोलिक्यूल्स की, और आज का जो लेक्चर था वो ये समझाने के लिए था कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और माइंड में रहना चाहिए एक स्टूडेंट को कि अगर हम व्हाट इज लाइफ इस क्वेश्चन पे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमको एलिमेंट्स, देन बॉन्ड्स, देन बायोमोलिक्यूल्स इस तरफ पढ़ना है। तो ये चीजें भी बहुत आवश्यक है कि उनको हम समझ लें। आगे इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।